हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या बीसीए, बीएससी आईटी, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, या आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या कोई स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो या नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, एमएससी में ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं और अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे तो शायद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ये टॉपिक आप क्लास 12 से पढ़ना स्टार्ट किए थे कि क्लास 12 में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, उसका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके आप ग्रेजुएशन करने के लिए गए हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पे जैसे नोट्स दिया जा रहा है आप वैसे नोट्स करते हुए जाना, आपका नोट्स परफेक्ट हो जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक का। यहाँ पे है टॉपिक का नाम क्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड ऑप्टिमाइजेशन। क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन। याद करना ना, आप लोग कैसे पढ़े थे, याद करना 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसको हम लोग कहते थे लीनियर, क्योंकि x और y दोनों का पावर क्या होता था 1, यानी कि लीनियर इन इक्वेशन इन 1 या 2 वेरिएबल इन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटीज का साइन है। सर इनइक्वालिटीज का साइन है इसलिए लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। तो सर इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते थे, तो पहले हम लोग लिखते थे, मान लेते हैं यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो ये 2x + 3y इज इक्वल टू 6 कंसिडर करते थे। कितना कंसिडर करते थे, 6। 2x + 3y इज इक्वल टू 6 और हम बोथ साइड 6 से डिवाइड कर देंगे। इधर भी 6 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। मेरा मेन फोकस क्या था कि ये 6 को क्या बनाना, 1। तो यहाँ पे 6 था तो 6 को 6 से डिवाइड किए, तो बैलेंस करने के लिए इधर भी आप कितना से डिवाइड किए, 6 से। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी कि x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 1। सर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्लास 11th में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो ये आप समझ लेना कि क्या बोलना चाहते हैं हम। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो सर x के नीचे कहां पे है, 3, तो मतलब x एक्सिस को कहां पे इंटरसेप्ट करता होगा, 3 पे, 1 2 3। y के नीचे क्या है सर, 2, यानी कि y इज इक्वल टू 2, 1 2। ये जब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा ना, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्यों सर स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू का भी साइन है, इसलिए यहां से एक स्ट्रेट लाइन गया। वो स्ट्रेट लाइन डॉटेड नहीं है, ठीक है, ये क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। डॉटेड स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता और डॉटेड लिखते, यानी कि उस लाइन को नहीं लिया जा रहा, उस लाइन को नहीं लिया जा रहा, बस इतना समझना है। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या होगा कि इस स्ट्रेट लाइन, जो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन इस प्लेन को 2 पार्ट में बांट दिया है। कितना पार्ट में बांटा है, 2 पार्ट में। एक हमारा एक साइड में ओरिजिन है और एक साइड में ओरिजिन नहीं है। ओरिजिन है कहने का मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे ओरिजिन है मतलब 0, 0 है,
मतलब x और y का वैल्यू क्या है, 0 है। जब हम यहाँ पे x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। क्या ये कंडीशन सही है, ट्रू है या फॉल्स है? तो सर 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। 0 हमेशा छोटा होगा 6 से, यानी कि सर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये स्ट्रेट लाइन का जो इनइक्वेशन है ना, उस इनइक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन उस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन के इधर के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम लोग क्लास 11th में सीखे थे कि इधर हम लोग का रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा। तो ये एक लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बनाने का टेक्निक था, और हम लोग सीखेंगे आने वाले क्लासेस में कि कैसे कौन सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हम लोग नोट्स लिखेंगे, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है सर, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, लेकिन फिर भी नोट्स को समझते हुए जाएंगे, एक एक चीज को समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे लिखा है लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जा रहा है, ऑपरेशन रिसर्च एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन में ऑपरेशन रिसर्च, ये एक ऑपरेशन रिसर्च को OR से दिखला रहा है, यहां पे O है, यहां पे R है, इसलिए ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल डिसिप्लिन that deals with the application of advanced analytical method to help in better decision making. It provides a systematic and logical approach. ये ऑपरेशन रिसर्च क्या प्रोवाइड करता है, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू एनालाइज complex problem and determine the best possible course of action। यहां पे ये ऑपरेशन रिसर्च क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डिसीजन मेकिंग होगा वो बेटर होगा। ठीक है, ये एक साइंटिफिक मैथमेटिकल डिसिप्लिन है, और यहां पे कहता है कि ये साइंटिफिक एंड लॉजिकल अप्रोच भी लगाता है, ये क्या क्या चीज बोल दिया सर, कुछ भी नहीं समझ में आया। तो ऑपरेशन रिसर्च को OR से दिखलाएंगे। यहां पे कहता है ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल डिसिप्लिन है दैट डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस एनालिटिकल मेथड टू हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग। जो आप डिसीजन ले रहे हैं वो बेटर हो, उसको दिखलाता है। इट प्रोवाइड्स a systematic and logical approach to analyze complex problem and determine the best possible course of action। कौन सा एक्शन हम लोग करेंगे जिससे हमको बेस्ट प्रॉफिट मिलेगा, ये ऑपरेशन रिसर्च का डेफिनेशन था। ठीक है, अब यहां पे कहता है सेकंड में लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होगा, हम लोग यहां पे क्या देखेंगे, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर रिफर्स टू रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड ओनली थ्रू फर्स्ट डिग्री इक्वेशन और इनइक्वेशन, जिसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन रिलेशन, नो स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड हायर पावर। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे ना, x का पावर 1 था, मतलब 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 6 था। तो वहां x और y का पावर क्या था, 1 था। मतलब इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में x और y का पावर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर कहता है प्रोग्रामिंग, ये तो लीनियर का मतलब है ना सर, प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है सर, ऑपरेशन रिसर्च कहता है कि बेटर डिसीजन मेकिंग बना देता है मेरे को। ठीक है, कि कौन सा डिसीजन, जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं, आप क्लास कर रहे हो, तो किनका क्लासेस करने से मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो सोचने का
ये बतलाता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, तो उसमें एक बेस्ट डिसीजन क्या होगा, वो ऑपरेशन रिसर्च सिखलाता है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर होगा, यानी कि मतलब x और y का हाईएस्ट पावर 1 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, ना ही 4 होगा। ठीक है सर। अब यहां प्रोग्रामिंग क्या कहता है, प्रोग्रामिंग रिफर्स नॉट टू कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग रिफर्स नॉट टू कंप्यूटर कोडिंग बट to systematic planning and allocation of limited resources, in order to achieve an optimization result। optimization क्या, optimum result, maximum profit, minimum cost, best utilization etc। सर, आप कोई सामान खरीदते हो तो आप क्या चाहते हो कि उसका कीमत, उसका जो कॉस्ट हो वो कम से कम लगे। आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अगर आप किसी चीज को सेल करते हो तो उसमें चाहते हो कि आपका वो बिक्री जो हो ना, वो क्या दे दे, मैक्सिमम प्रॉफिट दे दे। अभी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ना सर, अभी आप एक टाइम का यूज कर रहे हैं ना, ऑपरेशन रिसर्च सीख रहे हैं ना, तो आप इसमें क्या सोचेंगे, बहुत सारे वीडियो है सर, बहुत सारे वीडियो में ये वीडियो ही चूज क्यों किए, हो सकता है आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होगा अपने टाइम का। ठीक है, तो यहां पे लीनियर का मतलब, यहां पे डिग्री और पावर क्या होगा, हमेशा फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगा या फर्स्ट डिग्री इन इक्वेशन होगा। प्रोग्रामिंग का यह मतलब नहीं है कि कंप्यूटर कोडिंग सीखेंगे ना, यहां पे एक सिस्टमैटिक प्लानिंग होगा एलोकेशन के लिए, लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए। लिमिटेड रिसोर्सेस मतलब आपके पास टाइम क्या है, लिमिटेड है या नहीं है, आपके पास फंड, पैसा लिमिटेड है या नहीं है। ठीक है, अगर आप एक कंपनी है तो क्या आपके कंपनी में बहुत सारा रिसोर्सेस है क्या, जैसे एक बिस्किट बनाने का कंपनी है तो बिस्किट बनाने के लिए फ्लोर्स मतलब आटा और शुगर चाहिए ना सर, तो क्या उसके पास बहुत सारा है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। यानी क्या कहता है, सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड एलोकेशन टू लिमिटेड रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑप्टिमम रिजल्ट। ऑप्टिमम रिजल्ट का मतलब आप मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहते हो, मिनिमम कॉस्ट लगाना चाहते हो और बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, etc। इन शॉर्ट में अगर लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब समझेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज्ड इन ऑपरेशन रिसर्च टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट। ये कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, आगे समझेंगे। तो क्या ये पेज भी समझ में आया सर? हमारा फर्स्ट पेज में क्या था, ऑपरेशन रिसर्च के बारे में कुछ बतलाया गया था यहाँ पे कि हमारा डिसीजन बेटर हो, कोई भी डिसीजन ले वो टॉप लेवल का हो, सबसे ऊपर लेवल का हो। ये ऑपरेशन रिसर्च हम लोग को सिखलाएगा। ये क्या कहता है कि जो हम लोग सिस्टमैटिक प्लानिंग करते हैं ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए, कि कोई भी चीज खरीदे तो वो हमारा कम कीमत में हो, कोई भी चीज बिक्री करे तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट हो और हमारा टाइम यूटिलाइजेशन सही ढंग से हो। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्या कहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का शॉर्ट डेफिनेशन क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप ऑप्टिमाइजेशन समझेंगे तो इसका मतलब समझेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट और बेस्ट यूटिलाइजेशन यूज्ड इन ऑपरेशन रिसर्च टू सॉल्व प्रॉब्लम। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं ऑपरेशन रिसर्च में क्योंकि हमारा बेस्ट डिसीजन हो, टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेस एलोकेशन अंडर द गिवन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट के बारे में भी समझेंगे। तो यहां पे लिखा है वाई स्टडी लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यों लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ा जाए। तो कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी इज अ पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स
यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये अब लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। कौन सा डिसीजन ले और उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहां से हो, मिनिमम कॉस्ट कहां पे हो और बेस्ट यूटिलाइजेशन कहां पे हो। इन रियल लाइफ सिचुएशन, इन रियल लाइफ सिचुएशन ऑप्टिमाइजेशन मीन्स, ये ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या होता है? फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम अंडर द गिवन कंडीशन। कहता है फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम अंडर द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग को ढूंढने के लिए सिखाएगा। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन का गोल क्या होता है? तो ऑप्टिमाइजेशन का गोल होता है कि आप प्रॉफिट मैक्सिमम लेकर के जाओ और कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करो। प्रॉफिट मैक्सिमम लेकर के जाओ और कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करो। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इफिशिएंट प्लानिंग ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। अब हमारे पास रिसोर्सेस क्या है? बेंच बनाने का, ठीक है, बेंच बनाने के लिए या टेबल बनाने के लिए कुछ कुछ रिसोर्सेस होगा। तो कहता है इफिशिएंट प्लानिंग ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, या हम इस रूम में स्टॉक करेंगे तो कितना सामान रख सकते हैं। क्या लिखता है? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ टास्क, किसको कितना टास्क दे रहे हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे टीचर्स हैं, वो सारे टीचर्स को कैसे टास्क दे कि उससे मेरे को आने वाला मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उनका टाइम को यूटिलाइज कर पाए। शेड्यूलिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, आप पहले से शेड्यूल बना देते हो कि इनका फिजिक्स है, उनका केमिस्ट्री है, उनका इंग्लिश है, उनका कंप्यूटर है, ऐसे करके क्लासेस शेड्यूल करते हैं ना। शेड्यूलिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, डिटरमाइनिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन मिक्स। अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है किसमें? मैथमेटिकल प्रॉब्लम में। कैसे सर? टू कन्वर्ट ए रियल वर्ल्ड सिचुएशन इनटू अ मैथमेटिकल मॉडल वी नीड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। मेरे को कुछ कंपोनेंट्स का जरूरत होगा। पहला क्या है? डिसीजन वेरिएबल। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थर्ड क्या है? कंस्ट्रेंट। और फोर्थ क्या है? नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। ये चार चीज का जरूरत पड़े। अगर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले देखना होगा डिसीजन वेरिएबल। सर डिसीजन वेरिएबल मतलब, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में क्या बनता है? बेंच बनता है और डेस्क बनता है, या बेंच बनता है और टेबल बनता है। तो ये क्या है? डिसीजन वेरिएबल। क्या क्या बन रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट और ये नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ये सारी चीज को समझते हैं। तो सर यहां पे समझने वाली चीज क्या है? तो कहता है टू कन्वर्ट रियल वर्ल्ड सिचुएशन इनटू मैथमेटिकल मॉडल, जिसमें हम लोग को कुछ कुछ चीज का जरूरत पड़ेगा। डिसीजन वेरिएबल, द अननोन क्वांटिटीज टू बी डिटरमाइंड, unknown quantity to be determined denoted usually by x1 x2 and so on. Objective function, a mathematical expression that needs to be maximized or minimized. किसको मैक्सिमम करना है? तो मैक्सिमम हम लोग किसको करना चाहते हैं? प्रॉफिट को। और मिनिमाइजेशन किसको करना चाहते हैं? कॉस्ट को। कंस्ट्रेंट क्या होता है? मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज और इन इक्वेशन रिप्रेजेंट द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये सारी चीज जो बतला रहे हैं ना सर, इसका नाम केवल आपको याद रखना है। पहला डिसीजन वेरिएबल, दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, थर्ड कंस्ट्रेंट, नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये पूरा हमको भरोसा है, लेकिन क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको लगेगा यार क्या चीज सीख चुके हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पहला क्या है? डिसीजन वेरिएबल, दूसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, थर्ड क्या है? कंस्ट्रेंट, फिर क्या है? नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट।
सर डिसीजन वेरिएबल मतलब बेंच और टेबल। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z इज इक्वल टू लिखा हुआ रहता था ना 3x प्लस 4y, ठीक है, यानी कि x और y का वैल्यू निकाल करके यहां पे रख देते थे, तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग क्या करना चाहते हैं सर, मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं अपना प्रॉफिट को और मिनिमाइजेशन करना चाहते हैं अपने कॉस्ट को। जब भी z मैक्स लिखा हुआ रहता था, क्लास 12 का बात कर रहे हैं, तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना पड़ता था, और z मिनिमाइजेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अपने लागत को, अपने कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। डिसीजन वेरिएबल मतलब x और y क्या है, x और y बेंच और टेबल है, वो हमारा क्या है, डिसीजन वेरिएबल। कंस्ट्रेंट क्या है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होता था, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 4, इस टाइप का इक्वेशन। तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा इस दोनों को मिलाकर के कितना यूज किया जा सकता है, 4, उससे ज्यादा नहीं, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट। और उसके बाद नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट रहता था, तो यहां पे x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस टाइप का इक्वेशन में लास्ट में लिखा हुआ रहता था, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट, अच्छा इसको समझ लेते हैं। कंस्ट्रेंट, मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशन रिप्रेजेंट द लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, दैट इज टाइम, टाइम लिमिटेड है, बजट आपके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, रॉ मटेरियल्स जो सामान है वो भी लिमिटेड है। यहां पे कहता है नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट, यानी कि डिसीजन वेरिएबल जो है, डिसीजन वेरिएबल जो है मस्ट सेटिस्फाई xi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल i, सिंस निगेटिव वैल्यू ऑफ रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज लाइक टाइम, वर्कर्स एंड मनी आर नॉट मीनिंगफुल। निगेटिव कंस्टेंट कोई मीनिंगफुल नहीं देता है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो सर मेरे को समझ में आ गया कि कभी भी मैक्सिमाइजेशन में ऐसे z मैक्स लिखा हुआ है, क्लास 12 में पढ़े थे 3x प्लस 2y, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन करना या मिनिमाइजेशन करना। मैक्सिमाइजेशन किसको करते हैं, प्रॉफिट को, मिनिमाइजेशन किसको करते हैं, और यहां पे x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये x और y अननोन है, ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल x और y है, और यहां पे रिस्ट्रिक्शन है, तो इसको कंस्ट्रेंट कहेंगे। फिर x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ऐसा कुछ आ गया। तो सर ये एक कंस्टेंट है, ये क्या है, कंस्टेंट है, और कहां पे x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, नॉन निगेटिव कंस्टेंट है। हम ये मान करके चलेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्लास 12 में थोड़ा बहुत आप लोग सीखे होंगे, तो इस z को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सर ये x और y को क्या कहेंगे, डिसीजन वेरिएबल। सर ये लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको क्या कहेंगे, कंस्ट्रेंट। और यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, ये जो टर्म लिखा हुआ रहता है लास्ट में x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि इसको कहते हैं नॉन निगेटिव कंस्टेंट। और इसका मतलब क्या होता है, चलिए आगे समझते हैं। कहता है सिंस निगेटिव वैल्यू ऑफ रियल वर्ल्ड क्वांटिटी, कहता है सिंस निगेटिव वैल्यूज ऑफ रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज लाइक टाइम, वर्कर्स और मनी आर नॉट मीनिंगफुल। इसका मतलब क्या होता है, मीन्स दैट इन practical situation you cannot have a negative number of items, you cannot employ negative workers, you cannot possess negative money in sense of actual physical currency or resources। मतलब so when we build a mathematical module we impose the non-negative constraint to ensure that all decision variable, number of product, machine, hours of labors, money invested, ये सब क्या होगा, remain greater than or equal to 0। In short, that means real world quantities must be non-negative because negative value don't make sense
इन रियलिटी। कैसे सर, सिचुएशन बतलाओ। एक कंपनी है, प्रोडक्शन ऑफ चेयर एंड टेबल, वो चेयर बनाता है कंपनी और टेबल बनाता है। एक कंपनी प्रोड्यूस करता है चेयर्स एंड टेबल। आप बतलाओ, पहला जो x है वो नंबर ऑफ चेयर है और दूसरा y है अननोन वेरिएबल जो है नंबर ऑफ टेबल्स है। कैन द कंपनी प्रोड्यूस -5 चेयर और -3 टेबल? क्या कंपनी -5 चेयर और -3 टेबल बना सकता है? यानी कि x और y का जो वैल्यू लिए हैं -5 चेयर, -5 चेयर का मतलब क्या सर? -3 चेयर का मतलब क्या है? तो क्या कहता है, नो प्रोड्यूसिंग ए निगेटिव नंबर ऑफ आइटम। निगेटिव नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, x और y का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता। मैक्स नो सेंस, सो द कंस्ट्रेंट हमेशा x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा और y का भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो वेरिएबल x और y का वैल्यू लेकर के आ रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट यानी कि निगेटिव नहीं होगा। सर थोड़ा सा समझ में आया? कहता है फैक्ट्री, वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ए फैक्ट्री नीड्स वर्कर्स टू कंप्लीट टास्क, लेट x number of skilled worker and y number of unskilled worker, can we assign -7 skilled worker? क्या आप असाइन कर सकते हो -7 स्किल्ड वर्कर? नो, बिकॉज वर्कर्स कैन नॉट बी निगेटिव, सो x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा और y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नॉन निगेटिव कंस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, मनी इन्वेस्टेड। सपोज यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन टू स्कीम। x क्या है, अमाउंट रुपीज x रुपीज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं स्कीम A में और y रुपीज इन्वेस्ट करते हैं स्कीम B में। कैन यू इन्वेस्ट -2000 इन स्कीम A? क्या -2000 रुपया स्कीम A में लगा सकते हैं? नहीं। नो, यू कैन नॉट इन्वेस्ट अ निगेटिव अमाउंट, सो x और y का लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना, आप ये मान करके चलना, इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो सर हम ये समझ में आया कि z इज इक्वल टू यहां पे 3x + 4y, ठीक है। यहां पे x + y इज लेस देन और इक्वल टू 5 -3x 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 और x, y इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x और y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जब ग्राफिकल मेथड समझाएंगे तो उसके बारे में जाएंगे, बस इतना समझना कि इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं लेना है। ये हमारा अननोन्स है, x और y क्या है, अननोन्स है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस फंक्शन को हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट में लेकर के जाना है या मिनिमम प्रॉफिट में लेकर के जाना है। तो फर्स्ट नाम क्या था, अननोन्स। सेकेंड में क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद क्या था, कंस्ट्रेंट, डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट और नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट को अंडरस्टैंड करना होगा, थोड़ा ही क्लासेस है और 10 मिनट का या जो भी टाइम लगेगा देखिएगा क्लासेस में। यहाँ पे कहता है अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रेंट। ए कंस्ट्रेंट इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टेल्स अस द लिमिट्स और कंडीशन अंडर विच वी मस्ट ऑपरेट। It is usually written in the form and inequalities। पहला क्या लिखा हुआ है, a1 x1 unknowns, a2 x2, a3 तो an xn तक लिखा गया, लेस देन और इक्वल टू b लिखा गया है। ऐसे ही a1 x1
a2 ये a1 x1 a2 x2 और फिर यहां पे लिखा गया और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू b, या लिखा जाएगा या ये लिखा जाएगा। नाउ द की क्वेश्चंस क्या है, व्हेन डू वी यूज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, व्हेन डू वी यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहां पे हमारे पास क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2 एंड सो ऑन, an xn इज लेस देन और इक्वल टू b। यहां पे क्या है, a1 x2 फिर x1 प्लस a2 x2 एंड सो ऑन an xn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पे लेस देन और इक्वल टू है, तो सर ये वाला साइन कब यूज करते हैं और ये वाला साइन कब यूज करते हैं, तो कहते हैं नाउ द की क्वेश्चंस कि सर इसको कब यूज करते हैं और इसको कब यूज करते हैं। तो सर हम लोग केस नंबर 1 में देखेंगे कि कब हम लोग लेस देन और इक्वल टू यूज करते हैं। वी यूज इतना, समथिंग कैन नॉट एक्सीड मैक्सिमम लिमिट। मान लेते हैं ट्रक है, ए ट्रक कैन कैरी अप टू 5 kg ऑफ गुड्स। एक ट्रक कितना कैरी कर सकता है, 500 गुड्स। कैरी अप टू भी बोला गया है, मतलब उसका लोड ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, लोड ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, अप टू 500 उसका लोड। लोड ठीक है। यहां पे बजट का बात किया गया है, लिमिटेड टू ₹10,000। मनी स्पेंड आप कितना कर सकते हो पर मंथ, ₹10,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो ट्रक कितना का सामान लेकर के जा सकता है, 500 kg। अच्छा, एक वर्कर कितना देर काम कर सकता है, 8 आवर्स। तो यहां पे कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। वी यूज व्हेन समथिंग कैन नॉट एक्सीड, उससे अधिक नहीं किया जा सकता है। ए मैक्सिमम लिमिट, तो मैक्सिमम लिमिट क्या है, रियल वर्ल्ड सेंस। ए वर्कर कैन वर्क एट मोस्ट 8 आवर्स। यहां पे ज्यादा से ज्यादा कितना देर काम कर सकता है, 8 आवर्स ए डे। तो आवर्स वर्क लेस देन और इक्वल टू 8। ए ट्रक कैन कैरी अप टू 500 kg ऑफ गुड्स। तो लोड कितना होगा, लेस देन और इक्वल टू 500। ए बजट इज लिमिटेड टू ₹10,000। मनी स्पेंड कितना किया जा रहा है पर मंथ, मान लेते हैं 10,000। हियर द आइडिया इज नॉट मोर देन। इससे क्या पता चला कि वो ट्रक 500 kg से ज्यादा नहीं लोड ले सकता है। एक आदमी 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकता है, और एक फैमिली का मेंबर 10,000 रुपया ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकता है एट मोस्ट, या नॉट मोर देन। तब हम लोग कौन सा साइन लगाते हैं, लेस देन और इक्वल टू का। ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन कब लगाते हैं, यहां पे कहता है ए फैक्ट्री मस्ट प्रोड्यूस्ड एटलीस्ट 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। मान लेते हैं एक फैक्ट्री में साइकिल बन रहा है, और वो फैक्ट्री का रूल है कि कम से कम 100 साइकिल तो बनना ही चाहिए। तो प्रोडक्शन कम से कम 100 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी जाएगा तो चलेगा। आप एक टारगेट करके पढ़ते हो कि सर संदीप सर का क्लासेस तो ना आज हम 2 वीडियो देखेंगे, एटलीस्ट कम से कम तो 2 देखना ही है, 3 भी देख लेंगे तो चलेगा। तो यहां पे कहता है ए डाइट प्लान मस्ट गिव एट लीस्ट 2 कैलोरीज डेली। एक डाइट प्लान में मस्ट गिव एटलीस्ट कम से कम 200 कैलोरीज डेली। अब उसका डाइट प्लान में कैलोरीज कितना है, 2000 कैलोरीज पर डे तो है, तो 2000 तो है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। कहता है ए स्टूडेंट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 40 मार्क्स टू पास। एक स्टूडेंट सिक्योर करता है पास होने के लिए कम से कम 40, और 40 से ज्यादा नंबर भी आएगा। तो इससे क्या आइडिया मिला, इससे आइडिया मिला
कि नॉट लेस देन, उससे कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उतना तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए या उससे ज्यादा हो सकता है। एक स्टूडेंट का 40 मार्क्स से कम आएगा तो फेल कर जाएगा। एक डाइट प्लान में कितना कैलोरीज होना चाहिए पर डे, 2000, अगर वो एटलीस्ट उतना है तो उससे ज्यादा भी चलेगा। अच्छा 100 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है एक कंपनी को, तो कहता है वी यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हेन समथिंग मस्ट मीट एटलीस्ट अ मिनिमम, कम से कम उतना तो होना चाहिए या उससे ज्यादा भी होना चाहिए। सर ये भी समझ में आया। इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए क्या कहता है, एक कंपनी मस्ट एग्जैक्टली यूज 100 वर्कर्स, एक कंपनी मस्ट एग्जैक्टली यूज 100 वर्कर्स, नॉट मोर देन और नॉट लेस देन, वर्कर कितना है, इक्वल टू 100। ए फार्मर यूजेस हिज इंटायर 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड, अब लैंड कितना यूज किया गया है, 10 हेक्टेयर, 100 नहीं 10। यहां पे कहता है समटाइम्स रिसोर्सेस आर यूज्ड कंप्लीटली विथ नो वेस्टेज और शॉर्टेज। यूज कब करना है इसको, यूज कब करना है इसको, और यूज इसको कब करना है वो हम लोग देखें। जब व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखेंगे, और एग्जैक्टली यूज रहेगा चाहे आप अचीव कर लेंगे तो इक्वल टू का साइन रहेगा। अब हम लोग जो भी चीज पढ़े ना उसको एक बार थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे कि एग्जाम्पल में ऐसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पे देखना क्वेश्चन एलपीपी का ना बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन वो बड़ा है इसका मतलब वो सॉल्व नहीं होगा ऐसा नहीं है, आप समझने का कोशिश करना, आपको समझ में आ जाए। यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कहीं ना कहीं जूस और एनर्जी बार का, जूस एंड एनर्जी बार, ठीक है, जूस एंड एनर्जी बार। एक कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स, एक कंपनी मैन्युफैक्चर करता है 2 प्रोडक्ट, जूस पैकेट जे एंड एनर्जी बार ई। ईच जूस पैकेट रिक्वायर्ड 2 यूनिट्स ऑफ शुगर। सर यहां पे क्या है, जो जूस पैकेट है ना उसमें कितना यूनिट शुगर चाहिए, 2 यूनिट शुगर चाहिए एंड 1 यूनिट कोका। एक कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट, जूस पैकेट एंड एनर्जी बार। अब प्रत्येक जूस पैकेट को, एक जूस पैकेट को बनाने के लिए कितना यूनिट चाहिए शुगर, 2 यूनिट शुगर चाहिए, हो सकता है 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम जो भी शुगर चाहिए, एंड 1 यूनिट ऑफ कोका। ईच एनर्जी बार रिक्वायर्ड 1 यूनिट शुगर, 1 यूनिट शुगर चाहिए एनर्जी ड्रिंक बनाने के लिए और 2 यूनिट कोका। टोटल अवेलेबल रिसोर्सेस, उस कंपनी के पास अवेलेबल रिसोर्सेस कितना है, 8 यूनिट्स ऑफ शुगर एंड 6 यूनिट ऑफ कोका। 8 यूनिट कितना है, 8 यूनिट्स ऑफ शुगर, 8 यूनिट शुगर है और 6 यूनिट कोका है। और जब जूस का पैकेट को वो बिक्री करता है तो 8 रुपया प्रॉफिट होता है, और जब वो एनर्जी बार को बिक्री करता है तो ₹7 प्रॉफिट होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। यहां पे लिखेंगे रिसोर्सेस, क्या लिखेंगे, रिसोर्सेस, और यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। जूस बार के लिए, जूस पैकेट के लिए शुगर कितना लग रहा है सर, ईच जूस पैकेट रिक्वायर्ड 2 यूनिट्स ऑफ शुगर, तो शुगर हमारा 2 यूनिट्स लग रहा है, एंड 1 यूनिट कोका, तो 1 यूनिट कोका। और ये कितना का प्रॉफिट देता है, 8 रुपीज का, ठीक है, लिख लिए। सर नेक्स्ट, एनर्जी बार बनाने के लिए हमको कितना शुगर लग रहा है, 1 शुगर लग रहा है, 1 यूनिट शुगर, और कोका कितना लग रहा है, 2 यूनिट्स, और प्रॉफिट इससे कितना हो रहा है, 7। तो शुगर को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल क्या है हमारे पास, एबिलिटी क्या है,
शुगर उस किचन में या उस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितना है 8 यूनिट्स है और कोका कितना है 6 यूनिट्स। बस ये रिस्ट्रिक्शन। अब मेरे को इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट करना है कि हम किसको ज्यादा बनाए, जूस को ज्यादा बनाए या एनर्जी बार को ज्यादा बनाए और मैक्सिमम प्रॉफिट करें। लिमिटेशन ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहां पे कहता है फॉर्मुलेशन डिसीजन वेरिएबल। तो सबसे पहले डिसीजन वेरिएबल x और y मानेंगे। लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ जूस, लेट x इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ जूस पैकेट प्रोड्यूस्ड, एंड दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनर्जी बार प्रोड्यूस्ड। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे, मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट चाहिए मेरे को। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, सर ये जूस में कितना का प्रॉफिट होता है 8 इंटू एक्स, और ये एनर्जी बार में सर 7 इंटू वाई। सब्जेक्ट टू रिसोर्सेस जिसको कंस्ट्रेंट कहेंगे। अच्छा शुगर कंस्ट्रेंट क्या है? तो शुगर कंस्ट्रेंट क्या है? तो यहां पे 2, यहां पे 1 और यहां पे 8 है। तो सर यहां पे क्या लिखेंगे? शुगर कंस्टेंट है कि आप अगर क्या बना रहे हो, जूस पैकेट बना रहे हो तो 2 इंटू एक्स लगेगा। अगर आप एनर्जी बार बना रहे हो तो y बनेगा, तो 2x प्लस वाई। और ज्यादा से ज्यादा आपके कंपनी में या फैक्ट्री में कितना यूनिट्स है, 8 यूनिट्स है, उसको यूज कर सकते हो। अधिक से अधिक कितना, 8। कोका कंस्टेंट क्या है? तो सर कोका कंस्टेंट क्या है? तो सर यहां पे कोका है 1 यूनिट, 2 यूनिट और 6 यूनिट, 1, 2 और 6 है। तो कोका ज्यादा से ज्यादा एक जूस बनाने के लिए कितना यूज होता है 1, एनर्जी बार कितना 2, और टोटल कितना है 6 यूनिट ऑफ कोका। तो यहां पे लिखेंगे x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, नॉन निगेटिव कंस्टेंट यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। तो ये फॉर्मुलेशन हुआ। इसका क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। यहां पे मंच एंड पर्क, 2 चॉकलेट का नाम है। एक कंपनी प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्वीट्स, मंच एंड पर्क। ईच मंच रिक्वायर्ड 2 यूनिट्स ऑफ मिल्क। मंच को बनाने के लिए 2 यूनिट मिल्क चाहिए और 1 यूनिट कोका चाहिए। एंड पर्क को बनाने के लिए 1 यूनिट मिल्क चाहिए और 3 यूनिट्स कोका चाहिए। अवेलेबल रिसोर्सेस कितना है, 8 यूनिट्स ऑफ मिल्क और 9 यूनिट्स ऑफ कोका। प्रॉफिट कितना है, 7 रुपीज पर मंच में चाहिए, पर पैकेट मंच में, और ₹6 पर्क में। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ पे रिसोर्सेस लिखेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट लिखेंगे। मंच क्या है x, पर्क क्या है y मान लिए, और x और y। मंच को बनाने के लिए मिल्क कितना लग रहा है 2 यूनिट्स और कोका कितना लग रहा है 1 यूनिट। पर्क को बनाने के लिए 1 यूनिट एंड कोका को बनाना मतलब 3 यूनिट कोका। इसको ज्यादा से ज्यादा कितना यूज किया जा सकता है, 8 ही है ना, मिल्क 8 यूनिट्स है और कोका कितना है 9 यूनिट्स है। तो यहां से फॉर्मुलेशन करेंगे तो क्या होगा सर 2x प्लस वाई, ये 2x तो इसके लिए मिल्क लगेगा और y इसके लिए मिल्क लगेगा 1 इंटू वाई, और ज्यादा से ज्यादा कितना है 8, एक कंस्टेंट आया। दूसरा क्या आएगा सर x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 9। ये 2 इक्वेशन आया इन इक्वेशन। z क्या होगा सर, z यहाँ पे क्या है, ये कितना का प्रॉफिट दे रहा है 7 और ये कितना का 6। अगर हम 7 इंटू अगर एक प्रोडक्ट बिक्री किए फिर कितना 6 इंटू वाई। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइजेशन करना है इस प्रॉब्लम को। ये जो क्वेश्चन है नीचे लिखा हुआ ये कंस्टेंट है और कभी भी किसी भी कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट निगेटिव में नहीं आ सकता है, इसलिए x, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेम एज वैसे ही लिखा, सेम एज। एक बिस्किट का नाम है ओरियो और एक का ट्रीट, शायद आप लोग खाए भी होंगे।
A company manufactures two types of biscuits, Treat and Oreo. Each packet of Treat required 1 unit flour and 2 units of sugar. इतना फ्लोर चाहिए और इतना शुगर चाहिए. Each packet of Oreo required 2 units flour and 1 unit sugar. The company has 6 unit of flour. कंपनी के पास कितना है? 6 unit flour और कितना है? 8 unit sugar available. Profit ₹5 per Treat packet. पहला बिस्किट को बिक्री करने से कितना? 5 रुपया का प्रॉफिट होता है पर पैकेट में और इसको 7 रुपया ओरियो में. तो यहां पे एक जगह पे क्या लिखेंगे? ट्रीट और एक जगह पे ओरियो XY. इसको बनाने के लिए कितना फ्लोर चाहिए और कितना शुगर चाहिए? इसको बनाने के लिए कितना फ्लोर और कितना शुगर चाहिए? इसका लिमिटेशन कितना है? ज्यादा से ज्यादा कंपनी में 6 यूनिट है, ये 8 यूनिट्स है. इसको बिक्री करने से ₹5 का प्रॉफिट होता है और इसको बिक्री करने से ₹7 का. X नंबर ऑफ Y अननोन वेरिएबल, हमका मैक्सिमाइजेशन करना है प्रॉफिट. यहां पे एक इक्वेशन, यहां पे 2 इक्वेशन और नॉन निगेटिव एंटी. क्या आज का क्लासेस आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर आया तो आप नोट्स कर लेना, ठीक है. अब हम लोग थोड़ा सा और एक चीज देखेंगे, की पॉइंट्स टू रिमेंबर. ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से दिखला रहे हैं. रिप्रेजेंट्स व्हाट नीड टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज. किसको मैक्सिमाइज करते हैं? अगर कंपनी है तो वो पैकेट को बिक्री करके मैक्सिमाइज करेगा. मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट को, मिनिमाइज करेगा कॉस्ट को, और प्रोडक्शन कैसे करेगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन. कंस्टेंट क्या होता है? एक्सप्रेस द लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन ऑन अवेलेबल रिसोर्सेस, लेबर आवर, रॉ मटेरियल. नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. डिसीजन वेरिएबल एक्स और वाई, जो डिसीजन वेरिएबल है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, वो निगेटिव नहीं आ सकता. इंश्योरिंग प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी. कॉर्नर पॉइंट मेथड. अब कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या होता है? तो याद करना, क्लास 12 में आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप का मेथड. ये और ये, इसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं और कॉर्नर मेथड भी कहते हैं. तो यहां पे कॉर्नर पॉइंट मेथड एक ग्राफिकल मेथड यूज्ड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ 2 वेरिएबल. जब 2 वेरिएबल रहेगा तो ग्राफिकल का यूज करेंगे. आप लोग को यहां पे पढ़ना है सिंप्लेक्स मेथड भी. तो एक सिस्टमैटिक मैथमेटिकल मेथड यूज्ड टू सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ मोर देन 2 वेरिएबल्स. अगर 2 से अधिक वेरिएबल रहेगा तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? सिंप्लेक्स मेथड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए. धन्यवाद. जय हिंद.